हरि ओम। हेलो एवरीवन, myself Santosh Chaube. Today we shall continue the lecture series of the Constitutional Development of India. आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग भारत के संवैधानिक विकास की यह जो श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला को जारी रखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में बातचीत की, अंग्रेज भारत में एक व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन उन्हें भारत में राजनीतिक शक्ति प्राप्त की और उन्हें दावे किए कि भारत में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के पीछे उनकी जो मंशा है, उनके जो इरादे हैं, वह है भारत में नेक नियति पैदा करना, भारत के अतीत की तलखियों को दूर करना। उनका आरोप था कि भारत का अतीत एक निरंकुशवादी राज्य था। भारत के साहित्य, भारत का जो समाज था, वह समाज एक भेदभाव आधारित समाज था, जाति आधारित समाज था। उनका यह दावा था कि भारत में इस भेदभाव वाले समाज को समाप्त करके एक समतामूलक समाज की स्थापना करने आए हैं, भारत में लोकतांत्रिक साम्राज्य को प्रवर्धित करने के लिए आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारतीयों ने उनका स्वागत किया। बट एज टाइम रोल्ड बाय we came to know that English are not well intentioned। अंग्रेज जो है वो भारत में सही इरादों के साथ में नहीं आए हैं। उनका जो इरादा है वो अपने साम्राज्यवादी हितों को आगे बढ़ाना है। उनका जो इरादा है उनको अपने औपनिवेशिक हितों को प्रवर्धित करना है। इसलिए भारत के लोगों ने समय के साथ जब उनके इस चेहरे को पहचान लिया, उनको बेनकाब कर दिया, तो भारतीयों ने यह मांग करनी शुरू कर दी कि अब हम भारत के का जो भविष्य है, उस भविष्य का फैसला खुद करेंगे। और मैं आपको यह समझा दूं, मैं आपको बता दूं कि शायद अगर आज का समय होता तो अंग्रेज वो गाना भारतीयों के लिए जरूर गुनगुनाते कि तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग साथ लाऊंगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, भारतीयों को यह गाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि शब्दों का कोई मोल नहीं है। जब तक बात दिल से ना की जाए तो दिल में उतरती नहीं है। तो मैंने भारतीयों का जो जवाब है, उसके लिए मैंने अपनी तरफ से 2 पंक्ति लिखी है कि अपनी कलम से अपने अलाम का अब खुद मुस्तकबिल लिखूंगा, अपनी कलम से अपनी अलाम का अब खुद मुस्तकबिल लिखूंगा, और खुद की नियति बदनियति का सबब बन खुद को खुदा कहूंगा, खुद को खुदा कहूंगा। भारतीयों ने कहा कि मेरे भाइयों, अंग्रेजों, सुनो, ये हमारा मुल्क है, ये हमारे लोग हैं, इनकी समस्याएं हम जानते हैं, इनकी समस्याओं का समाधान भी हमें पता है। तुम फिरंगी लोग हो, तुम्हारे इरादे बुरे हैं, तुम जिस उद्देश्य से भारत में आए हो वह उद्देश्य बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए कृपया करके आप यहां से चले जाओ, और अगर नहीं भी जाते हो तो कम से कम हमारे लोगों को किस प्रकार से परिचालित करना है, उनका संचालन कैसे करना है, यह हमारे ऊपर छोड़ दो। और मैं आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में यही बात करने वाले हैं कि भारत में जो राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादियों ने संविधान के जो सपने देखे, उन सपनों को कैसे पंख लगाया गया, उन सपनों को कैसे साकार किया गया। आज की जो क्लास है, आज का जो लेक्चर है, इसमें हम लोग इसी पर बातचीत करने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे बातें आगे बढ़ी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1895 1895 में भारत के जो क्रांतिकारी थे, जो भारत के राष्ट्रवादी थे, उन्होंने अंग्रेजों की चुनौती को स्वीकार किया। अंग्रेजों ने कहा, अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है तो आप हमें दिखाओ कि आप ऐसा कोई भी विधान बना सकते हो जिससे आपके राज्य को परिचालित किया जा सके। तो मैं बता दूं आपको कि भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 1895 में 1895 में उन्होंने एक विधेयक प्रस्तुत किया था, जिस विधेयक का नाम है स्वराज विधेयक, जिस विधेयक का नाम है स्वराज विधेयक। और यह जो स्वराज बिल या स्वराज विधेयक है, इस स्वराज विधेयक के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली वी डोंट नो हु वे आर फंडामेंटल बिहाइंड इट।
कौन इसके पीछे था, कौन स्वराज विधेयक लेकर के आया। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि महाराष्ट्र का मैं कहना चाहूंगा कि शेर, भारत का बब्बर शेर बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार मैं कहूंगा कि जिन्होंने ये बता दिया था अंग्रेजों को कि हम प्रार्थना के माध्यम से, हम पिटीशन के माध्यम से आपसे नहीं कुछ चाहते हैं, हम चाहते हैं ताकत के माध्यम से। तो चूंकि बाल गंगाधर तिलक जी ने सबसे पहली बार यह कहा था कि स्वराज इज माई आवर बर्थ राइट एंड वी हैव इट, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। तो शायद ये अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि जो स्वराज विधेयक है इसके पीछे बाल गंगाधर तिलक जी हों, लेकिन यह बात जो है स्पष्ट रूप से हमें जानकारी नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत के लिए, भारत के लोगों के द्वारा एक काम चलाऊ, एक दिखाने वाला जो संविधान है, उस संविधान की जो रूपरेखा है एक बिल के माध्यम से रखी गई थी जिसका नाम है स्वराज बिल या स्वराज विधेयक। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। आ गया 9 जनवरी 1915, भारत के राजनीतिक क्षेत्र पर एक दीप्यमान नक्षत्र का जन्म हुआ। वह नक्षत्र जिसने अपनी आभा से दक्षिण अफ्रीका की धरती पर 22 वर्षों तक फिरंगियों से संघर्ष कर वहां पे रहने वाले भारतीयों और जो काले लोग हैं उनके अंधकार को दूर किया था। उस महात्मा गांधी के भारत की राजनीतिक क्षेत्र पर आने पर, जो यहाँ पे राजनीतिक क्षेत्र पर सितारे चमक रहे थे, उनकी इस आभा को उन्होंने कम नहीं किया बल्कि उनकी आभा को और बढ़ा दिया। भारत की जो क्रांति है, भारत की जो राष्ट्रवादी सोच है, उसमें और इजाफा हो गया। और आया जब 1922, तो एक पत्रकार ने महात्मा गांधी से पूछा कि गांधी जी आप ये बताओ कि आप लोग जिस स्वराज की बात कर रहे हो वह स्वराज आपका कैसा होगा। महात्मा गांधी ने कहा इट इज फैक्ट दैट स्वराज शैल नॉट बी ए फ्री गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश, स्वराज जो है वो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया कोई हमें मुफ्त में उपहार नहीं होगा, बट इट शैल बी तो सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ इंडियंस, या भारतीयों के द्वारा की गई स्व अभिव्यक्ति होगी। उन्होंने कहा कि ऐसा स्वराज जिसमें अपनी समस्याओं का समाधान खुद प्रस्तुत करेंगे, हम खुद संविधान बना करके हम भारत को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से कहा जा सकता है एक व्यक्ति के रूप में महात्मा गांधी वाज द फर्स्ट मैन हु डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहली बार एक व्यक्ति के रूप में संविधान की मांग किसने की, तो आंसर लगा महात्मा गांधी। इसके बाद मैं बता दूं कि 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, जिस पर हम लोग पिछली क्लास में काफी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, उस नेहरू रिपोर्ट में भी यही बात रखी गई कि भारत को कैसे चला जा सकता है। इसके लिए उन्होंने भारतीयों ने एक बिल प्रस्तुत किया था, एक रिपोर्ट लेकर आए थे, नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट को भी माना जा सकता है इस कड़ी में एक आगे की बात है। लेकिन इसी बीच में भारत में एक ऐसे व्यक्ति का राजनीतिक क्षेत्र पर आगमन होता है, और मैं कहूंगा कि आगमन नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का राजनीतिक क्षेत्र पर अवसान हो रहा है, जिस व्यक्ति का नाम था मानवेंद्र नाथ राय, एमएन रॉय, जिनको नरेंद्र प्रताप भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने भारत के लिए बड़ा संघर्ष किया। उनको कई बार जेल जाना पड़ा, उनको यातनाएं सहनी पड़ी, और वे समाजवादी नेता थे। लेकिन 1936 में जब फैजपुर का कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तो उन्होंने समाजवादियों को समझाया समय आ गया है, हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा, हमें कांग्रेस को साथ देना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस इज द फ्रंट रनर फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। भारत की आजादी के लिए कांग्रेस जो है इस समय सबसे अग्रणी दल है, इसलिए हमें इसका सहयोग करना पड़ेगा। और मैं बताऊं, एमएन रॉय साहब ने फैजपुर का जो अधिवेशन हुआ था महाराष्ट्र में, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, वहां पर मंच से कहा कि वी डिमांड आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, हम अपने संविधान की मांग करते हैं। इस प्रकार से कहा जाए कि मंच से भारत के संविधान की मांग करने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो आंसर हो जाएगा मानवेंद्र नाथ रॉय। 1936 में एमएन रॉय ने, मानवेंद्र नाथ रॉय ने भारत के लिए किसी मंच से संविधान की मांग की, और मंच था फैजपुर का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। फिर मैं बताऊं कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और उनकी जो कार्यकारिणी समिति थी, कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति, इसने भी यह कहा हमारा जो अगला एजेंडा है, उस मुख्य एजेंडे में शामिल है भारत के लिए भारतीयों के द्वारा संविधान की मांग किया जाना। क्योंकि भारतीयों ने 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसको सिरे से नकार दिया था।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि इट हैज सो मैनी ब्रेक्स बट नो इंजन। ये ऐसी गाड़ी है, ये ऐसा कानून है जिसमें केवल और केवल बाधाएं हैं, केवल और केवल ब्रेक है, इसमें किसी प्रकार का कोई इंजन नहीं रखा गया। लेकिन मैं बताऊं आपको कि इधर जो है ये सारी चीजें घटना घट रही थी, तभी विश्व क्षितिज पर एक बहुत बड़ी घटना घटी। एक घटना का आगाज हो गया और वह घटना थी आपकी 1 सितंबर 1939 की। सुबह के अभी 5:30 बज रहे थे। पोलैंड के सीमा के अंदर से मौत जो है वहां के लोगों के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और वह मौत जो है वह लेकर आया था एडोल्फ हिटलर और उसकी टीम। हिटलर और उसकी जर्मनी की सेना जो है लगभग 2000 हवाई जहाजों, 2500 टैंकों और 15 लाख जवानों के साथ में पोलैंड की सीमा के अंदर घुस गई। और माय डियर फ्रेंड्स, दैट वाज नॉट ए सिंपल इवेंट। यह कोई छोटी घटना नहीं थी। दैट वाज द इनिशिएशन ऑफ अ बिग इवेंट ऑफ द वर्ल्ड। यह दुनिया के लिए एक बड़ी घटना घटने जा रही थी, क्योंकि इसने एक ऐसे युद्ध को जन्म दिया, एक ऐसे जंग को जन्म दिया जिस जंग में लगभग बताना चाहूंगा 6 करोड़ लोगों की आहुति दे दी गई। जिस जंग में दुनिया के 70 देशों ने भाग लिया, जिस जंग में खरबों रुपए खर्च किए गए, और सबसे बड़ी बात, जिस जंग ने बड़े बड़े साम्राज्यवादियों की मिट्टी पलीत कर दी, उनको नेस्तनाबूद कर दिया, उनकी जो इमारतें थी वह ध्वस्त हो गई। यह सेकेंड वर्ल्ड वार जो 6 वर्षों तक चला, इसने दुनिया में तबाही लेकर के आई। और मैं इसके लिए मैंने अपनी तरफ से दो लाइन लिखा है कि फना हो गए सुकू बेसुकू, फना हो गए सुकू बेसुकू सब मौत के इस मंजर में, फना हो गए सुकू बेसुकू सब इस मौत के मंजर में, और दफन हो गई कई मिल्कियतें भी जंग के इस बवंडर में, दफन हो गई कई मिल्कियतें भी जंग के इस बवंडर में। माय डियर फ्रेंड्स, यह था द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज। 2 दिन बीते, आ गया 3 सितंबर 1939। ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड का पक्ष लेते हुए जर्मनी के खिलाफ उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन भारत के लिए भी बहुत कुछ होने वाला था। ऑन द सेम डेट, ब्रिटेन declared India as a belligerent state from the side of Britain and France। ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से भारत को भी लड़ाका देश घोषित कर दिया। भारतीयों ने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं। एक तरफ आप कहते हो कि हम आपको प्रशासन में, हम आपको शासन में अधिक से अधिक सहभागी बनाना चाहते हैं। एक तरफ आप कहते हो कि हम आपको स्वशासन के लिए प्रशिक्षित करना चाहते हैं। दूसरी तरफ आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया, आपने हमारे देश को जंग में धकेल दिया, लेकिन आपने हमसे राय लेने के बारे में नहीं सोचा। इसलिए हम आपका किसी प्रकार से इसमें समर्थन करने नहीं जा रहे हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस की सरकारें जो प्रांतों में चल रही थी, 8 प्रांतों में कांग्रेस सरकारें चल रही थी, सबने इस्तीफा दे दिया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, English were well aware of the fact that without getting the active cooperation of Indians, it was not possible to have the decisive win of the war। भारतीयों के सक्रिय सहयोग के बिना युद्ध को निर्णायक तरीके से जीतना संभव नहीं है। और यही कारण है कि मान मनोबल की प्रक्रिया आरंभ हो गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारतीयों को संदेश भेजा, जिस संदेश को पढ़ा गया सिमला में 8 अगस्त 1940 को। और यही कारण है कि इस प्रस्ताव का नाम है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर। इसको पढ़ने वाले थे भारत के तात्कालिक वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। 8 अगस्त 1945 का जो प्रस्ताव है वो भारत के तात्कालिक वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने पढ़ा। उसमें मुख्य रूप से 3 बातें की गई। तो यह जो अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर है, इस अगस्त प्रस्ताव में यहां पे 3 मुख्य बातें की गई। सबसे पहली बात कि द एग्जीक्यूटिव काउंसिल
एट द सेंटर सेल विटनेस एक्सपेंशन, कि जो कार्यकारिणी परिषद है केंद्र में उसका किया जाएगा विस्तार। और उसके पीछे उनका इरादा यह है कि हम अधिक से अधिक भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में शामिल करना चाहते हैं। अगर आज की दुनिया होती, आज की बात होती, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कार्यकारिणी परिषद का यह मतलब था भारत का जो मंत्री परिषद जो निर्णय लेता था सबसे ऊपरी लेवल पर, उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी परिषद हम विस्तार करेंगे ताकि अधिक भारतीयों को शामिल किया जा सके। नंबर 2, a war advisory committee shall be constituted equally represented by Indians and British, की एक युद्ध परामर्शदात्री समिति बनाई जाएगी। वह समिति सुझाव देगी कि युद्ध में आगे क्या करना है, युद्ध को कैसे आगे बढ़ाना है, तो वह युद्ध परामर्शदात्री समिति होगी। उस समिति में भारतीय और अंग्रेज समान रूप से प्रतिनिधित्व करेंगे। और नंबर 3, इंडियंस शैल बी गिवन राइट्स टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन बट आफ्टर द वॉर, यह कहा कि भारतीयों को संविधान बनाने की छूट मिल जाएगी, उनको अधिकार मिल जाएगा कि अपना संविधान का निर्माण कर सकें, लेकिन युद्ध की समाप्ति के पश्चात। माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, इंडियंस रिजेक्टेड द अगस्त ऑफर आउटराइटली, भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव को तुरंत अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आपका यह प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं है। आप जो यह कहना चाहते हो कि हम आपके लिए संविधान का निर्माण कराएंगे, लेकिन युद्ध के बाद, तो युद्ध के बाद आपका क्या होगा हम खुद नहीं जानते। और आपने आज तक जितने भी वादे किए उस वादों को आपने कभी निभाया नहीं। आपने फरेब किया है, आपने जाव किया है अभी तक, क्योंकि 1914 और से 1918 जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें हमने कितने शिद्दत के साथ आपके कंधे से कंधे लाकर लड़ाई लड़ी, हमने कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई लड़ी, हमने आपके लिए अपने 70,000 जवानों को कुर्बान कर दिया, लेकिन हमें बदले में मिला क्या? पुरस्कार देने के बदले आपने हमें दे दिया एक काला कानून रॉलेट, एक हमारे पीठ में आपने एक छुरा घोंप दिया था। हम कैसे भूल पाए उसको? इसलिए हमें यह अगस्त प्रस्ताव बिल्कुल मंजूर नहीं है और भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। इधर द्वितीय विश्व युद्ध तेजी से जर्मनी के अनुकूल और मित्र राष्ट्रों के प्रतिकूल होती जा रही थी। जर्मनी ने लगभग संपूर्ण यूरोप को जीत लिया था, ब्रिटेन को मैं कहूंगा कि छोड़ करके, और इस प्रकार से ब्रिटेन के ऊपर दबाव पड़ने लग गया अमेरिका का, चीन का, कि भारतीयों की समस्याओं का समाधान किया जाए, अन्यथा यह युद्ध जो है हमारे लिए जो है वह कब्रगाह बन जाएगी। लेकिन दोस्त, बहुत कुछ जिंदगी में वह हो जाता जिसकी कल्पनाएं नहीं होती। एक गलती आपने की, और मैं बार बार यही कहता हूं कि जिंदगी एक जुआ है, जिंदगी एक जुआ है, इसको बड़े अच्छे से खेलो, नहीं तो कब आप मात खा जाओगे कोई नहीं जानता। और यहां पर यही हुआ। जर्मनी से गलती हो गई, उसने अपने मित्र राष्ट्र रसिया के खिलाफ जो है उसने युद्ध छेड़ दिया, और उसने रूस को बहुत कम करके आंका था। परिणाम हुआ कि रूस बन गया उसका कब्रगाह। 30 अप्रैल 1945 को जर्मनी के तानाशाह, जर्मनी का प्रधान एडोल्फ हिटलर को अपने आप को गोली मारनी पड़ गई, और 7 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। अभी भी जो एक्सिस स्टेट थे, जो धुरी राष्ट्र थे, उसकी तरफ से लड़ने वाला जो देश था बचा था वह जापान अभी भी लड़ रहा था। लेकिन अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, जापान के 2 इन शहरों पर परमाणु बम गिराकर उसको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। और 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो गई। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना घटी। युद्ध तो समाप्त हो गया, हारने वाला तो हारा ही, लेकिन जीतने वाला भी हार गया। बड़े बड़े साम्राज्यवादी ताकतें जो है फना हो गई, सबने घुटने टेक दिए, और अंग्रेजों की भी इतनी औकात नहीं बची थी कि वे दूर देश में बैठ करके भारत का शासन चला पाते थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, तो उसमें कांग्रेस के लगभग सभी नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद भारत की जनता ने इस आंदोलन को अपने हाथ में लेकर के उसको आगे बढ़ाया। तो अंग्रेज समझ गए कि यह जो आवाज है यह सिर्फ कांग्रेस या कुछ मुट्ठी भर लोगों की आवाज नहीं है, यह समग्र भारत की आवाज है। अब हमें भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा।
So they decided to सेटल द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। इसलिए भारत की संवैधानिक समस्या का समाधान वो करना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने मार्च 1946 में ब्रिटेन के कैबिनेट के 3 सदस्यों को भेजा। ये जो 3 सदस्य थे वो थे स्टॉफोर्ड क्रिप्स, दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर और तीसरे थे पैथी फ्लोरेंस। ये तीनों लोग भारत आते हैं। भारत आने के बाद उन्होंने भारत के तमाम नेताओं से बातचीत की और अंत में यह परिणाम सामने आया कि भारत का संविधान बनाया जाएगा और उस संविधान को बनाने के लिए एक बॉडी होगी जिस बॉडी का नाम होगा संविधान निर्मात्री सभा। मैं बताऊं आपको कि 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव आया उस प्रस्ताव के माध्यम से भारत के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा की बात की गई। तो भारत के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा की बात की गई। हालांकि मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा आपको कि जब अगस्त प्रस्ताव असफल हो गया था तो उसके बाद भारत में आया था क्रिप्स मिशन। स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत में आए थे और उन्होंने भारत के लिए 2 बातें कही थी। पहली बात कि भारत के लिए संविधान बनवाया जाएगा और दूसरा भारत को दिया जाएगा आपको डोमिनेंट स्टेटस अर्थात अधिराज्य का दर्जा, लेकिन भारतीयों ने इसको भी अस्वीकार कर दिया था। तो इस प्रकार से कैबिनेट मिशन के माध्यम से पहली बार भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा की यहाँ पर बात की गई और एक आगे की जो संविधान निर्मात्री सभा होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में होंगे 389 मेंबर्स, 389 सदस्य। सवाल यह है कि वाई 389 मेंबर्स, 389 सदस्य ही क्यों? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, that time India had population of 389 मिलियन। भारत की उस समय जो जनसंख्या थी वह थी आपको 38 करोड़ 90 लाख। और यह निर्णय हुआ कि संविधान निर्मात्री सभा बनेगी। उस संविधान निर्मात्री सभा में जो सदस्य आएंगे वे चुनाव के माध्यम से आएंगे, कुछ नामांकित होकर के आएंगे और हर 10 लाख की जनसंख्या पर का प्रतिनिधित्व जो है एक व्यक्ति करेगा। और जाहिर सी बात है कि अगर 38 करोड़ 90 लाख को आप 10 लाख से भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 389। इस प्रकार से कहा गया कि हर 10 लाख की जनसंख्या को का प्रतिनिधित्व जो है वह करेगा एक व्यक्ति। अब यह हुआ कि ये जो 389 सदस्य हैं इनमें से 296 आएंगे ब्रिटिश इंडिया से, ब्रिटिश भारत से, और 93 आएंगे वो आएंगे नेटिव स्टेट्स अर्थात देसी राज्यों से। भारत में यह जो ब्रिटिश इंडिया थी उसके बारे में बताऊं आपको कि 11 ब्रिटेन या 11 गवर्नर के प्रांतों और 4 जो है वह कमिश्नर के प्रांतों में बटी हुई थी। और नेटिव स्टेट्स में लगभग 700 देसी राज्य थे। भारत के कुल क्षेत्रफल का ये 54% रिप्रेजेंट करते थे और ये करते थे लगभग 46% को रिप्रेजेंट। तो यह कहा गया कि यह जो 29 करोड़ 60 लाख जनसंख्या यहां पर, यहां से 296 लोग और 9 करोड़ 30 लाख की जनसंख्या है, यहां से आएंगे आपको 93 लोग। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे 93 और यहाँ पे 296। अब सवाल यह है कि ये लोग आएंगे कैसे? तो जो देसी राज थे उनको तो राजाओं को यह अधिकार दे दिया गया, बड़े बड़े राज्यों को की बड़ी बड़ी सीटें दी गई। जैसे कि आपका हैदराबाद राज्य है उसको 16 सीटें दी गई क्योंकि जनसंख्या थी 1 करोड़ 60 लाख। इसी प्रकार से मैसूर राज्य को 7 सीटें दी गई क्योंकि संख्या थी 70 लाख। तो कहा गया कि जो राज्य होंगे वो या तो नॉमिनेट करके या फिर वे चुनाव के माध्यम से भेजेंगे। विदेशी राज्यों पर छोड़ दिया गया। तो राज्यों ने कहा कि नहीं, हम क्या करेंगे, हम नॉमिनेशन के माध्यम से भेजेंगे। तो यहां पर तो हुआ कि राज्यों के द्वारा नामांकित सदस्य यहाँ पे आएंगे। लेकिन जो ब्रिटिश भारत है उसके 11 प्रांत है। 11 प्रांत में आपको बताना चाहूंगा कि उसका जो सबसे नीचे से अगर हम चलेंगे तो आपका मद्रास प्रांत है, दूसरा आपका हो गया सेंट्रल प्रोविंस, तीसरा आपका हो गया आपका बॉम्बे प्रांत, चौथा जो है वह हो गया आपका बिहार, पांचवा जो हो गया उड़ीसा, छठा हो गया यूनाइटेड प्रोविंस, सातवां आपका हो गया बंगाल,
8वां हो गया आपका पंजाब, 9वां हो गया असम, 10वां हो गया सिंध और 11वां हो गया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और जो 4 जो है कमिश्नरी को जो प्रांत थे वह था दिल्ली, अजमेर और मारवाड़, पूर्व और ब्रिटिश बलूचिस्तान। कहा गया कि यहां पर जो है 296 लोग आएंगे। अब ये 292 यहां से आएंगे गवर्नर के प्रांतों से, और 4 जो है वो कमिश्नरियों के प्रांतों से आएंगे। लेकिन जो ब्रिटिश भारत से लोग आएंगे, ब्रिटिश इंडिया से जो 296 लोग आएंगे, उनका क्या होगा? तो उनका जो होगा वह हो जाएगा इलेक्शन या चुनाव। चुनाव किस प्रकार से होगा? तो मैं बताऊं कि चुनाव, कहा गया कि चुनाव होगा इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। जो दिसंबर जनवरी 1945-46 में प्रांतों के चुनाव हुए थे, वह चुनाव चुने गए प्रतिनिधि क्या करेंगे? वह वोट डालेंगे। तो चुनाव कहा गया अप्रत्यक्ष, और यह हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अर्थात अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से। जैसे अभी भारत में राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होते हैं, कहा गया उस प्रकार से चुनाव होगा। और इस प्रकार से मैं बताना चाहूंगा कि जुलाई अगस्त के महीने में यहाँ पे चुनाव हो गया, और चुनाव में जो रिजल्ट या परिणाम रहा संविधान निर्मात्री सभा का, वह यह रहा कि 208 सीटें जो है वह मिल गया कांग्रेस को। 73 सीटें जो है वह पाया मुस्लिम लीग ने, और 15 सीटें जो है अदर्स या अन्य पार्टियों को, जैसे कृषक प्रजा पार्टी, यूनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन सबको जो है कुल मिलाकर 15 सीटें मिली है। और इस तरीके से संविधान निर्मात्री सभा के लिए 296 लोग जो है यहां से चुन करके आ गए, और 93 को जो है नामांकित किया गया। अब यहाँ पे मैं बताऊं कि जो 296 और जो 93 की बात हुई, अब यहाँ पर हुआ कि एक सरकार, एक गवर्नमेंट का गठन किया जाएगा। लॉर्ड बॉवेल जो भारत के तात्कालिक वायसराय थे, उन्होंने भारत के लिए एक सरकार की बात की, जिस सरकार को हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार कहते हैं। तो कहा गया कि भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य चुन करके आए हैं, उनसे एक सरकार बनेगी, और वो जो सरकार होगी उस सरकार में कुल मिला के 14 जो है वह मंत्री होंगे, इंक्लूडिंग प्रीमियर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधान को लेकर के प्रधान की जो पदवी है वह दिए गए, वह जो प्रधान की पदवी डेजिग्नेशन है वह डेजिग्नेशन दिया गया वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति का, और यह उपराष्ट्रपति का पद दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में जो अंतरिम सरकार बनी, उस अंतरिम सरकार में कुल कितने लोग सदस्य थे, तो 14 सदस्य थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधान बनाया गया था। उनकी पदवी क्या थी? उपराष्ट्रपति की पदवी थी। और यह अंतरिम सरकार ने 2 सितंबर 1946 को अपना पद ग्रहण कर लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया यहाँ पर गृह मंत्री, बलदेव सिंह को बनाया गया रक्षा मंत्री। इस प्रकार से सरकार बनी, लेकिन इस सरकार में प्रारंभिक दौर में मुस्लिम लीग ने शामिल होने से मना कर दिया। तो मैं आपको बता दूं कि सब पहले कांग्रेस के जो है यहां पे सबसे पहले कांग्रेस के 12 लोगों ने यहां पे शपथ ग्रहण किया था। 2 सितंबर 1946 को 12 लोगों ने किया। इसके बाद मुस्लिम लीग के यहां पे 15 लोगों को शामिल किया गया, और कांग्रेस के यहां पे 3 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। तो कुल मिला के संख्या जो बची वो संख्या हो गई आपकी 14। तो अंतरिम सरकार में कुल 14 लोगों को रखा गया, और यह हुआ कि यह अंतरिम जो सरकार है वो भारत के लिए संविधान का निर्माण कराएगी। लेकिन मैं बताऊं आपको कि मुस्लिम लीग पहले इस सरकार में शामिल होने के लिए मना कर रही थी, या बाद में अक्टूबर के महीने में जाकर के शामिल हुई, और इस तरीके से भारत की अंतरिम सरकार ने काम शुरू कर दिया, और यह हुआ कि भारत का संविधान बनेगा। लेकिन मैं बताऊं कि मुस्लिम लीग ने सरकार में शामिल होने से के लिए स्वीकृति तो दे दी, लेकिन उसने भारत के संविधान बनाने में किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने ब्रिटेन की सरकार को स्पष्ट कह दिया कि हम सरकार में शामिल तो हो गए हैं, लेकिन भारत के संविधान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम अलग राष्ट्र चाहते हैं, हम पाकिस्तान चाहते हैं, हम भारत के साथ रहना नहीं चाहते। इसलिए उस संविधान को बनाने में हम कैसे भाग ले सकते हैं, हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, जिस संविधान से हमारा कोई मतलब ही नहीं होगा।
और मैं बताऊं कि वार्ता के दौर चलते रहे, समय जो है रफ्तार से आगे बढ़ती रही और अंत में कांग्रेस ने यह निर्णय किया कि संविधान बनाने का काम शुरू करना ही है। अब इसके लिए ब्रिटेन, भारत के प्रधानमंत्री, जो समय भारत के उपराष्ट्रपति थे, उनका पद नाम था, उनको भेजा गया कि आप जाइए और जाकर के ब्रिटेन की सरकार से बात कीजिए। 3 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लंदन गए और वहां जाकर के उन्होंने ब्रिटेन की सरकार के लोगों से बातचीत की। उन्होंने खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि आप लोग नौटंकी करें, अगर मुस्लिम लीग संविधान बनाने में शामिल होना नहीं चाहती है तो हम बिना उसके ही संविधान बनाने का काम शुरू करेंगे, क्योंकि हम और इस बात को आगे नहीं टाल सकते। और इस प्रकार से निर्णय हुआ कि भारत का संविधान बनाया जाएगा बिना मुस्लिम लीग के ही। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक हुई और यहीं से भारत के संविधान को बनाने का कार्य जो है आरंभ हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, यह जो लेक्चर सीरीज है, इसमें आपका संवैधानिक विकास का ये अंतिम लेक्चर होगा, जब हम पढ़ेंगे भारत का की संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण, जो हम लोग अगली क्लास में, अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। नमस्ते।